चलिए फिर आज यूपी बजट स्टार्ट करते हैं। हम सभी ने देखो इकोनॉमिक सर्वे कर लिया है। इकोनॉमिक सर्वे के बाद हमने सेंट्रल का बजट कर लिया है। अब उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश का बजट, तो जो आर्थिक परिदृश्य वाला भाग देख रहे हैं हम, आई दृष्टि ही चल रही है या समझ लीजिएगा। उसमें जो आर्थिक परिदृश्य वाला भाग है उसमें 3 मेजर टॉपिक कंप्लीट किए गए हैं। एक इकोनॉमिक सर्वे, दूसरा है हमारा बजट, तीसरा है आपका यूपी का बजट। वो तीनों आज कंप्लीट हो जाएंगे तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो इस 3 पोर्शन से आपको देखने को मिल जाएंगे इकोनॉमिक पोर्शन से। दूसरी बात है कि देखो अब आंदोलन सफल हो चुका है। अब सफलता के बाद आपको उस जोन से बाहर आकर के अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी है। 30 से 35 दिन है मोटे मोटे हमारे पास। इन 30 से 35 दिनों में जो पीछे हम पढ़ चुके हैं बस उसका रिवीजन मारना है और कुछ नहीं करना है। क्योंकि हम 55 दिन के प्लान में अपने सारे सब्जेक्ट, जो मेजर सब्जेक्ट हैं, सब कवर कर चुके हैं। जो पहले से जुड़े होंगे यहां पर सब समझ रहे होंगे कि पूरे सब्जेक्ट्स कर लिए हैं अपने पास। अब केवल रिवीजन है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। नया सोर्स बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ऐड क्या कर देना है, करंट अफेयर्स को ऐड कर देना है। जैसे सितंबर तक का करंट अफेयर्स यहां से हो जाएगा, अक्टूबर महीने का कहीं से भी आपको एक सोर्स उठा लेना है, एक मंथ का करंट अफेयर आपको पढ़ना है और बस अपना जो पीछे का है करंट अफेयर उसको रिवीजन करते रहना है। क्लियर? तो शुरू करें, यूपी बजट शुरू करते हैं। यहां से भी देखो जो प्रश्न पूछे जाने की टेंडेंसी है वो लास्ट ईयर से आप देख रहे होंगे बढ़ रही है। तो देखते हैं, सबसे पहले उसी तरीके से पढ़ेंगे और इसके जो डेटा है वही डेटा यहां पर उठाया गया है जो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी डेटा से मैक्सिमम चांस रहेंगे कि एग्जाम में अपने क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले देखो यहां दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश का जो बजट है वो किस तारीख को आपका पेश किया जाता है। तो तारीख है आपकी 5 फरवरी 2024। ध्यान रखना, जब वहां हमने पढ़ा था कि सेंट्रल के स्तर पर पहले अंतरिम बजट आता है, इस कारण से हमारा जो मुख्य बजट है, जो पूर्ण बजट है, वो 23 जुलाई 2024 को पेश हो पाया। क्लियर? जो वित्त मंत्री थी, चूंकि चुनाव हुए, चुनाव के बाद पुनः से बीजेपी की तीसरी बार सरकार जब बनती है तो फिर नया बजट लेकर आती है जो 23 जुलाई को पेश हो पाता है। वैसे सामान्यतः 1 फरवरी 2024 को हमारा बजट पेश किया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ऐसा कुछ था नहीं, तो इसीलिए उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा जो अपना बजट पेश किया गया वो तारीख है आपकी 5 फरवरी 2024। ये तारीख याद रखनी है। और जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे? सुरेश खन्ना। तो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है? सुरेश खन्ना। जैसे केंद्र के स्तर पर वित्त मंत्री है निर्मला ताई। आगे इसके बाद दिया हुआ है आर्टिकल 202। यहां समझो, वहां पर भी हमने पढ़ा हुआ था कि देखो बजट शब्द की जो व्याख्या है वो हमारे सीधा सीधा बजट शब्द नहीं मिलता है। क्या मिलता है? एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो वही आपकी चर्चा केंद्र के स्तर पर जैसे है वैसे ही राज्य के स्तर पर है। केंद्र के स्तर पर है आर्टिकल 112। अगर याद रह रहा होगा तो आपको ध्यान आ रहा होगा सब कुछ। नहीं याद रह रहा है, जाकर के पहले रिवीजन कर लेना, केंद्र का बजट पहले देख लेना, फिर इसको एक बार देख लेना, या ये देखने के बाद में वो वाला देख लेना जाके। दोनों को रिलेट करते हुए जब पढ़ोगे तो इजीली फैक्ट्स याद हो जाते हैं। तो देखो आर्टिकल 112 जैसे बताया था वैसे ही जब स्टेट के स्तर पर कोई भी राज्य अपना जो बजट पेश करता है, इस संदर्भ में जो संवैधानिक प्रावधान है वो आर्टिकल 202 है। ठीक है? अब बजट का आकार देखते हैं। अगर याद हो आपको तो वहां पर केंद्र के बजट का आकार कितना था? एक लॉजिक लगाकर हमने याद किया था, 48.2 लाख करोड़। 4 दुना 8, याद है ना? तो 4 दुना 8, 48.2 लाख करोड़ हमने याद किया था। वैसे ही जो स्टेट का, उत्तर प्रदेश के बजट का आकार क्या है? 7.36। क्या याद रखना है? 7.36 लाख करोड़। पिछली बार का क्वेश्चन उठाकर देखना, बजट का आकार पूछा गया है और दूसरा जो आपका फिजिकल डेफिसिट है, जो राजकोषीय घाटा है, उस पर आपका एक पॉइंट बनाया गया था। तो ऐसे ही ये डेटा जो होते हैं ना, जो मेजर डाटा होते हैं, जो सभी को याद होने चाहिए, वो जरूर आपको याद रखने, ध्यान रखने हैं। अब जैसे केंद्र का डेटा तो याद ही रहेगा, 48.2 लाख करोड़ केंद्र का बजट है और उसी के संदर्भ में राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार का अगर देखा जाए बजट तो 7.36 लाख करोड़ है। अभी तक का सबसे बड़ा बजट बताया जाता है। बताया क्या जाता है? हर वर्ष अगर आप देखोगे तो हर वर्ष जो उत्तर प्रदेश के बजट का आकार है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। अब भैया जब हमने टारगेट रख लिया है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है तो बजट का आकार तो स्वाभाविक सा बात है बढ़ेगा ही। तो इसीलिए इस वर्ष का जो बजट है वो अभी तक का इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। कितना है आकार? 7.36 लाख करोड़। और एक प्रश्न बनेगा कि कितनी वृद्धि हुई है, यह भी देखो क्वेश्चन आया हुआ है। तो याद रखना, अगर पिछली बार का आपको याद हो 6.90 यानी कि 7 लाख नहीं पहुंचा हुआ था और पिछली बार जो था 6.90 लाख करोड़ था, तो 6.90 लाख करोड़ की तुलना में इस बार 7.36 लाख करोड़ है। तो जो वृद्धि है वो है 6.7% की। क्या है भाई? याद रखना है 6.7% की हमारी ग्रोथ है लास्ट ईयर की तुलना में। ये बहुत फैक्चुअल चीजें बताई जा रही हैं, इजीली समझने की कोशिश करो। बहुत आसान फैक्ट हैं और बहुत जरूरी फैक्ट हैं जो बिल्कुल याद ही होने चाहिए। इसी संदर्भ में आपने बीच में देखा होगा कि बाबा की फोटो आती है, इस तरीके से आती है। और इस तरीके से फोटो कब आती है? जब बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य जो है हमारा जीएसडीपी यानी कि जो जीडीपी जैसे केंद्र के स्तर पर होती है
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के मामले में, वैसे ही राज्यों की जो होती है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जो जीएसडीपी के मामले में उत्तर प्रदेश जो है दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन चुका है। तो अगर पूछा जाए सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य कौन है, तो महाराष्ट्र है, और उत्तर प्रदेश की रैंक क्या है, दूसरी है। बाबा की ऐसे ही जो 2 वाली फोटो आई थी ना विन करते हुए, तो ऐसे समझ जाओ बाबा बता रहे थे कि भाई 2 नंबर का स्टेट हम बन चुके हैं। ठीक है, तो ये याद हो गया। और जीएसडीपी अगर पूछा जाए, जैसे उत्तर प्रदेश की जीडीपी कितनी है, तो 24.99 लाख करोड़ है। अक्सर आप लोग यूज करते होंगे, मेंस में भी डेटा यूज करते होंगे, जैसे 5 ट्रिलियन हमें बनाना है 2027 तक भारत को, इकोनॉमी को, वैसे ही बाबा कह रहे हैं हम उत्तर प्रदेश को एक ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करेंगे, तो उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। अब बोले $1 ट्रिलियन का मतलब क्या होता है, 100 लाख करोड़। ठीक है, 100 लाख करोड़। और अभी वर्तमान में स्थिति क्या है ये तो पता होनी चाहिए, तो वर्तमान में है 24.99 लाख करोड़। ये बजट के अनुसार है, जो उत्तर प्रदेश का बजट है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश की जो जीएसडीपी है वो 24.99 लाख करोड़ है। तो कितनी मेहनत करनी है, 4 गुना मेहनत करनी है। देखो उसके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत हाई लेवल पे चाहिए, और वो सारे प्रयास किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, वो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, बेहतर करना है, और वो बेहतर है, इसीलिए हमें निवेश भी बड़े स्तर पर प्राप्त हो रहा है। ये सब डेटा ही आपको यहां बताएगा कि उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान स्थिति है, और आगे जब हमें $1 ट्रिलियन तक उत्तर प्रदेश को ले जाना है अर्थव्यवस्था को, तो उसके लिए कैसे कैसे प्रयास हो रहे हैं, ये बजट के माध्यम से क्लियर हो जाएगा अभी। तो हमने यहां जाना कि 25 लाख करोड़, 24.99 लाख करोड़, ठीक है, उसको मोटा मोटा समझ लो 25 लाख करोड़, ये हमारी वर्तमान समय में जीडीपी है, किसकी, उत्तर प्रदेश की। और अपनी अगर बात की जाए भैया भारत की कितनी है, तो अभी हम $4 ट्रिलियन के आसपास ही पहुंचे हैं, और 2027 तक टारगेट क्या है, हमें पहुंचना है $5 ट्रिलियन तक। वहीं उत्तर प्रदेश में देखो 25 लाख करोड़ है, और हमें पहुंचना है 100 लाख करोड़, यानी कि $1 ट्रिलियन तक। क्लियर। तो ये जो विजन होता है ना, विजन के साथ में आंकड़ों को रखकर देखा करो, वहां से प्रैक्टिकलिटी समझ में आएगी कि कितनी प्रैक्टिकल बातें हो रही हैं और कितनी हवा में बातें की जा रही हैं। इसके लिए भी जो डेटा है उस डेटा को समझना बहुत जरूरी होता है। फिर अगर उत्तर प्रदेश की पूछा जाए बेरोजगारी दर कितनी है, तो बेरोजगारी दर के बारे में ये आंकड़ा देखो दिया गया है कि बेरोजगारी दर जो है 2017-18 में 6.2% थी। वहीं और थोड़ा पीछे चले जाओ तो 2016-17 में यह 19% के आसपास उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी मौजूद थी। ये अभी के समय वर्तमान में कितनी हो चुकी है, 2.4%। तो अभी के बजट में जो बताया गया है कि यूपी में जो बेरोजगारी दर है वो 2.4% पहुंच चुकी है। भैया बेरोजगारी तो घटती जा रही है, तो वो जो थोड़े बहुत ये 2.4% बेरोजगार थे यही आंदोलन कर रहे थे। ठीक है, तो अब यहां से समझ में आया कि बेरोजगारी दर भी घट रही है। ठीक, तो यहां पॉलिसीज समझ में आ रही हैं उत्तर प्रदेश सरकार की। अभी हम पॉलिसीज देखेंगे, पॉलिसीज के संदर्भ में कहां कहां सरकार के द्वारा खर्च किया जा रहा है, जो ये जो डेटा आ रहा है निकल करके वो ठीक है, प्रमाणिक है या नहीं। और प्रमाणिक मानना ही पड़ेगा, क्योंकि बजट का डेटा है, सर्वे का डाटा है, तो ये ऑफिशियल डाटा होता है गवर्नमेंट का। ठीक, तो अगर पूछे आपसे उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर कितनी है, 2.4% है, और ये घटी है। क्लियर। अभी हम केवल वही बातें समझेंगे, यहां पर केवल डेटा समझेंगे जो हमारे बजट में दिया हुआ है, कुछ भी ज्यादा एनालिसिस नहीं करना। एनालिसिस वाला पार्ट जो होता है वो मेंस का पार्ट होता है, यहाँ डेटा को समझना होता है, और समझ लेंगे एक एक डेटा समझ में आ जाएगा। वो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि कोई डेटा है उसका मतलब क्या है नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल नहीं। जैसे आप बात करते हैं, जैसे बजट है, आपका बजट होता है, बजट में आपका खर्चा होता है, आपकी इनकम होती है। वैसे सरकार का बजट होता है, अब सरकार का जो बजट होता है भैया, उसमें सरकार की इनकम भी होती है, सरकार का खर्चा भी होता है। वैसे ही सरकार, आपका एक अपना अकाउंट होता है, वैसे ही सरकार का भी अपना एक अकाउंट होता है। सरकार के बेसिकली 3 अकाउंट, कौन कौन सा, एक होता है संचित निधि, आप जानते होंगे, कंसोलिडेटेड फंड जिसे बोलते हो। दूसरा भैया पब्लिक अकाउंट होता है। तीसरा कंटिजेंसी फंड होता है, आकस्मिक निधि जिसे बोलते हो। तो जो आपका संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड होता है, यहां पर ही सरकार का सारा पैसा रखा होता है, और यहीं से सारा पैसा निकाला जाता है सरकार के द्वारा। आकस्मिक जो निधि होता है, कोई आकस्मिक घटना, जैसे कहीं बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाती है, तब अगर सरकार को पैसा अचानक जरूरत पड़ जाए, क्योंकि संचित निधि से पैसा निकालने के लिए अगर विधानमंडल को, जैसे राज्यों की भी अपनी एक कंसोलिडेटेड फंड होती है, वैसे केंद्र की भी अपनी एक कंसोलिडेटेड फंड होती है। अब राज्य को अगर निकालना है तो राज्य विधानमंडल से अनुमति लेनी पड़ेगी, अगर केंद्र को निकालना है तो संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी। वैसे ही अगर अचानक से पैसा जरूरत पड़ जाए, है ना, अनुमति में एक प्रोसेस होता है, पूरा पूरा एप्रोप्रिएशन जो बिल आता है, एक पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन अब उस प्रोसेस के बजाय अचानक से जब पैसा जरूरत पड़ता है, तो उसके लिए आकस्मिक निधि होती है, कंटिजेंसी फंड जिसे बोलते हो, तो वहां से पैसा निकाल करके फिर दोबारा से पैसा उतना ही डाल दिया जाता है। क्लियर। तो ऐसे ही ये सरकार के खाते होते हैं। लोक लेखा निधि में वो पैसा रखा होता है, जैसे बहुत सारा पैसा
बीमा योजना है, एग्जांपल ले लो, वहां से लायबिलिटी के रूप में, जैसे जो पब्लिक से पैसा उठाती है, अब वो पब्लिक का अकाउंट इसीलिए बोला जाता है, पब्लिक से जो पैसा उठाती है सरकार की, वहां पर अकाउंटेबिलिटी होती है, वहां पर लायबिलिटी होती है सरकार की, वो पैसा देना है जब भी पब्लिक मांगेगी। तो इसी कारण से वो पब्लिक अकाउंट में जो पैसा रखा होता है, वो कहां रखा जाता है, ये पैसा पब्लिक अकाउंट जो होता है उसमें रखा जाता है, लोक लेखा निधि बोलते हैं जिसे। क्लियर? तो अब हम समझे कि ये 3 अकाउंट होते हैं, यहीं से 3 से पैसा इनकम मिलती है, यहीं से पैसा खर्च किया जाता है सरकार के द्वारा, ये समझे हम। बजट कितना है सरकार का? बजट 7.36 लाख करोड़, थोड़ा बिल्कुल आसान बना करके समझा करो डेटा को। 7.36 लाख करोड़ है। अब इस बजट में से पहले देखो एक्सपेंडिचर, यानी कि सरकार खर्च कहां कर रही है। खर्च कर रही है सरकार 5.33 लाख करोड़ जो है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाई दे रहा है। राजस्व खर्चा, राजस्व खर्चा का सीधा मतलब होता है सरकार जो भी पैसा खर्च कर रही है उसके बदले में कोई भी एसेट क्रिएशन नहीं हो रहा है, कोई भी एसेट क्रिएशन नहीं हो रहा है या किसी भी तरीके का प्रॉफिट नहीं हो रहा है। जैसे सरकार जो वेतन में पैसा दे रही है, सरकार जो पेंशन में पैसा दे रही है, सब्सिडी में जो पैसा दे रही है, वो सारा का सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि यहां जो गवर्नमेंट है उसका पूरा रेवेन्यू चला जा रहा है, बदले में कुछ नहीं मिल रहा है। तो मैक्सिमम जो पार्ट है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में जा रहा है। क्लियर? और दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये पैसा जो है 2 लाख करोड़ है, यानी कि 2.04 लाख करोड़ जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये वो पैसा होता है, पीछे भी देखो समझाया है, यहां रिवीजन हो रहा होगा। ये पैसा वो है जहां पर एसेट क्रिएशन हो रहा है, जैसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार कोई पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर एक समय के बाद सरकार को पैसा रिटर्न देगा ना, एसेट क्रिएशन हो रहा है ना, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। हर गवर्नमेंट चाहती है कि उसका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है धीरे धीरे बढ़े और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो धीरे धीरे कम हो। इसलिए आप देखते हो कि सब्सिडी कम करने की लगातार बात करती है, पेंशन कम करने की बात करती है, तो इसीलिए सरकार इस तरीके के कदम उठाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर, यहां से समझ में आया सरकार के खर्चे कहां पर हो रहे हैं। फिर भैया खर्चों के साथ साथ इनकम भी पता होनी चाहिए। अब इनकम जो है 7.21 लाख करोड़ की है, बाकी जो इनकम कम है, चूंकि बजट 7.36 का है, अब इनकम तो खर्चा उसने रख दिया है 7.36, अब भले इनकम 7.21 है, लेकिन वो प्राप्ति तो करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं से बारोइंग उठाएगी, है ना, कहीं कहीं से मांगेगी पैसा सरकार, वो तो मांगती है, लेकिन अभी हमें प्राप्तियां देखनी, रेसिप्ट देखनी कितनी है। तो जो रेसिप्ट है वो 7.21 लाख करोड़ है, इसमें से 6 लाख प्लस जो है, यानी कि 6 लाख के ऊपर पैसा कहां पर जा रहा है, रेवेन्यू रेसिप्ट के रूप में जा रहा है। एक चीज यहीं पर ध्यान से समझ लो, रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है, यानी कि जो राजस्व के रूप में जो खर्च हो रहा है, यानी कि जो वेतन में जा रहा है, पेंशन में जा रहा है, वो 5 लाख करोड़ के आसपास है। और जो रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सा होता है, राजस्व के रूप में प्राप्तियां कौन सी होती हैं, टैक्सेस हो गया, नॉन टैक्सेस हो गया, ये सब क्या हो रहा है, ये सब रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, सरकार का राजस्व प्राप्तियां होती हैं। तो यहां उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में ये समझ लेना है कि राजस्व जो है, उत्तर प्रदेश सरकार का जो राजस्व प्राप्त हो रहा है वो राजस्व खर्चे से ज्यादा है। यानी कि अगर हमारी इनकम, हमारी मतलब हमें समझना उत्तर प्रदेश सरकार हूं मैं, और मेरी जो है रेवेन्यू रिसिप्ट यानी राजस्व जो आय है वो ज्यादा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तुलना में, तो कोई पूछे कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो बजट है राजस्व अधिशेष का, रेवेन्यू सरप्लस का बजट रहता है। ठीक है, रेवेन्यू सरप्लस का बजट रहता है, इस डेटा से ये समझने की जरूरत है। अगर पूछे ना कोई राजस्व घाटे का बजट रहता है क्या उत्तर प्रदेश सरकार का, नहीं, क्योंकि फैक्ट से देखो यहां समझ में आ रहा है कि 6 लाख के आसपास तो हमें पैसा मिल रहा है राजस्व से, खर्चा तो मात्र 5-5.5 लाख ही हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अधिशेष में हमें ज्यादा प्राप्त हो रहा है। बेसिकली आगे सरकार क्या कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रही है, और कैपिटल जो रिसिप्ट है वो कम है, 1 लाख के आसपास ही है जो कैपिटल रिसिप्ट है। इसलिए कैपिटल के मामले में पूंजीगत जो आपका इनकम है वो तो कम है, लेकिन अगर राजस्व इनकम देखी जाए, राजस्व रिसिप्ट देखी जाए, वो ज्यादा है। तो ये आंकड़ा बेसिकली इसीलिए समझाने के लिए था कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो बजट है राजस्व अधिशेष का बजट है। क्लियर? अब आगे है डेब्ट रेशियो जीडीपी, ये क्या होता है। देखो भैया, जो जीडीपी हमने देख ली 25 लाख करोड़ के आसपास उत्तर प्रदेश सरकार की जीएसडीपी है। अब उसमें जीडीपी में से ये जानना है कि डेप्ट में कितना लिया गया, यानी कि लोन कितना है सरकार के ऊपर, बेसिकली मार्केट से कितना पैसा उठा रखा है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 32.7% जो पैसा है वो मार्केट से उठा रखा है। अगर आइडियल सिचुएशन किसी भी राज्य के लिए बताई जाए तो वो 20% होनी चाहिए। इस संदर्भ में हमने पीछे पढ़ा कि वर्ष 2003 में एफआरबीएम एक्ट आता है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। यह अधिनियम आता है, यह अधिनियम बताता है कि राज्य की सरकारों को या केंद्र की सरकारों को एक आइडियल सिचुएशन रखनी चाहिए। जैसे अगर किस संदर्भ में, जैसे फिजिकल डेफिसिट पर बताएगा कि अपने यहाँ की जो नीतियां हैं सरकार को इस तरीके से बनानी चाहिए कि उसका जो राजकोषीय घाटा है वो इतने से ऊपर नहीं जाना चाहिए, या उसका डेप्ट रेशियो जीडीपी जो है वो इतने से ऊपर नहीं जाना चाहिए, अन्यथा किसी भी राष्ट्र की या राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए वो
खराब स्थिति होती है। वैसे ही डेप्ट रेशियो जीडीपी पहले उत्तर प्रदेश का बताओ कितना है, 32.7% है, और अगर एफआरबीएम एक्ट की ही माना जाए तो जो आइडियल होता है वो 20%, यानी कि 20% से ज्यादा डेप्ट रेशियो जीडीपी नहीं होना चाहिए, और केंद्र के स्तर पर बताया है कि 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो अभी ज्यादा है, इसको सुधारने की जरूरत है। ठीक, अब उत्तर प्रदेश का राजकोषीय घाटा ये समझ लो। राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोष मतलब सरकार का जो राजकोष है, और वो घाटे की स्थिति है। मतलब ये है कि जो सरकार की जो आय है वो सरकार की व्यय से कम है। अब व्यय अगर ज्यादा है, एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, आपका ही अगर खर्चा ज्यादा होगा, इनकम कम होगी, तो आप घाटे में रहोगे। वैसे सरकार की जो इनकम है वो कम है, और सरकार की जो आय इनकम हाँ कम है, और व्यय जो है वो ज्यादा है, तो इसीलिए सरकार भी घाटे में रहती है। सरकार का घाटा ही कहलाता है राजकोषीय घाटा। वो कितना है? 3.46% है। जो आइडियल होता है वो 3.5%, यानी कि एफआरबीएम एक्ट के तहत बोला जाता है कि 3.5% से ज्यादा जो है हमारा राजकोषीय घाटा नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल उसको मेंटेन करके रखा है उत्तर प्रदेश सरकार ने, इसके भीतर ही है। और वहीं अगर बात की जाए केंद्र के स्तर पर, भैया कितना था? अगर आपको याद हो, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का 4.9% था। 4.9% याद है कि नहीं? केंद्र के स्तर पर जब बजट पढ़ा, वहां देखा कि हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा है, 4.9% है। तो ये जो आइडियल होता है ना 3.5%, इससे बाहर निकल रहा है, इसको भी धीरे धीरे कम करने की कोशिश की जा रही है। क्लियर? अगला फैक्ट कौन सा है? अगला फैक्ट है ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। अब ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कब होती है? ध्यान करो, 2023 में ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होती है। यहां बेसिकली रीजन ये होता है कि उत्तर प्रदेश को एक ग्रोथ इंजन के रूप में, देखो बाबा कह रहे हैं कि ग्रोथ इंजन के रूप में हमको एक विकसित करना है उत्तर प्रदेश को। अब इसके लिए चाहिए क्या? इसके लिए उत्तर प्रदेश में बेहतर लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? इन्वेस्टर अगर सबसे पहली चीज देखता है लॉ एंड ऑर्डर को, लोक व्यवस्था को देखता है। लोक, ठीक है, अब न्याय और लोक व्यवस्था अगर बेहतर नहीं होगी तो कोई इन्वेस्टर वहां पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसको प्रॉफिट नहीं होगा, उसका प्रॉफिट आसपास के लुटेरे ही खा जाएंगे। तो इसीलिए बाबा ने पहले लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया, और फिर उसको मेंटेन करने के बाद में एक यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट रखी लखनऊ में। ठीक, ध्यान से समझना। उसके बाद बाबा ने लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट रखी, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मंगाए क्या बुलाए, और बाहर से भी आए। ऐसा नहीं है कि भारत के ही, ग्लोबल लेवल पे, मतलब विश्व के स्तर पर सभी इन्वेस्टर यहां पर शामिल हुए। और इनके द्वारा देखो प्रपोजल जो उस टाइम पे, ये बहुत रिकॉर्ड था उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। इनके द्वारा जो प्रपोजल रखा गया वहां पर 33.5 लाख करोड़, यानी कि उत्तर प्रदेश को तब 2023 में 33.5 लाख करोड़ का प्रपोजल मिल गया था कि इतना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और ये एक बात और याद रखना, पहले उत्तर प्रदेश को जो इन्वेस्टमेंट मिलता था वो, जैसे मैप देखोगे तो ज्यादातर पश्चिमी भाग में, ज्यादातर पश्चिमी जो नोएडा और गाजियाबाद वाला क्षेत्र है, यहीं पर पूरा पैसा प्राप्त होता था, इन्वेस्टमेंट प्राप्त होता था। इस बार की खासियत यह रही कि यहां तो मिला ही ज्यादा, लेकिन इसके साथ साथ पूर्वांचल और बुंदेलखंड, इन्हें भी पर्याप्त मात्रा में पैसा प्राप्त हुआ। क्लियर? ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट बताई गई। अब इस बार के बजट में यह है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बताया गया है कि 40 लाख करोड़ रुपए तक का निवेश हो चुका है। 40 लाख करोड़ रुपए तक का निवेश प्राप्त हो चुका है उत्तर प्रदेश सरकार को, जिसने 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है। ठीक, ये पूरा डेटा क्लियर? अगला है भैया उत्तर प्रदेश में एमएसएमई को लेकर के। देखो बात यह है कि उत्तर प्रदेश में एमएसएमई की बताया गया संख्या जो है 96 लाख है, और जो भारत में सबसे ज्यादा है भैया, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जब प्रदेश है, तो सीधी सी बात है यहाँ एमएसएमई की संख्या के मामले में जो कि 96 लाख है, सर्वाधिक होगी। लेकिन हमें यहाँ समझ लेना है कि एमएसएमई की बेसिकली परिभाषा क्या है। जो नई परिभाषा गढ़ी गई थी, एमएसएमई क्या होता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज। ठीक है, तो जो उद्योग होते हैं, जैसे एक तो भारी उद्योग देखते ही हैं, भारी उद्योग हटा दो, दिमाग से एकदम निकाल दो। एक तो सूक्ष्म, या फिर स्मॉल, लघु, या फिर मध्यम आकार के। तो ये मध्यम आकार तक के जो उद्योग होते हैं वही आपके मिनिस्ट्री है, एमएसएमई मिनिस्ट्री, इसके अंतर्गत ही पूरे के पूरे ऑपरेट किए जाते हैं। तो एमएसएमई क्या होता है? इसकी परिभाषा ये है कि कौन सा उद्योग माइक्रो होगा, कौन सा स्मॉल होगा, कौन सा मीडियम होगा। तो दो आधारों पर देखो यहाँ पर एक टेबल बनाकर दिखा दिया है। इन दो आधारों पर आप भी समझ सकते हो कि अभी के समय यही परिभाषा दी जाती है। जैसे आप कोई अगर उद्योग चालू करते हो और उस उद्योग में इन्वेस्टमेंट आपका 1 करोड़ का, कितना भैया? 1 करोड़ का है, या फिर आपका जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ का है, या तो आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का है या टर्नओवर 5 करोड़ का है, तो आपका माइक्रो, ठीक है, वो आपकी माइक्रो इंडस्ट्री कहलाएगी, छोटा सूक्ष्म उद्योग कहलाएगा। दूसरा होता है लघु, स्मॉल, तो उसमें आपका 10 करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट है या 50 करोड़ का टर्नओवर है, वो आपका स्मॉल इंटरप्राइज कहलाता है। तीसरा आपका मीडियम होता है। मीडियम देखो 20 करोड़ का या तो आपका इन्वेस्टमेंट है या फिर 100 करोड़ का आपका टर्नओवर है, तो आपका क्या कहलाता है? मीडियम कहलाता है। और ये एमएसएमई जो होते हैं
उद्योग इनको बहुत सी प्रकार की छूटें मिली हुई होती हैं, ठीक है? बहुत सी छूट मिल जाती हैं, लोन्स वगैरह इनको अगर लेना होता है, ईज़िली लोन मिल जाता है, सॉफ्ट लोन आसानी से मिल जाता है, सरकार के द्वारा बहुत सारी छूट दी जाती हैं, क्योंकि आपके जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, अगर उत्तर प्रदेश को बनाना है, तो उसकी रीढ़ मानी जाती है ये एमएसएमई सेक्टर। तो इस कारण से उत्तर प्रदेश में जब सबसे ज़्यादा अगर एमएसएमई हैं, 96 लाख हैं, तो स्कोप भी यहाँ बहुत ज़्यादा है। इसके डेवलपमेंट के लिए, उत्तर प्रदेश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए, या यूँ कहें कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए ये एक बड़ा रोल निभा सकते हैं। इसलिए एमएसएमई पहले समझा दिया, एमएसएमई की जो परिभाषा दी गई वो भी यहां से समझ लिया, और क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश की एमएसएमई के मामले में ये डेटा से हमने समझ लिया। ठीक, अब ईज ऑफ डूइंग पर आते हैं। देखो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पुरानी कहानी हो गई। कहानी कुछ यूं है कि देखो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगर आपसे पूछेगा भी तो ये पूछेगा कि ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आता था। बेसिकली ये बताया जाता था किसी भी राज्य में या किसी भी राष्ट्र में बिजनेस को लेकर के, यानी कि व्यापार को लेकर के इन्वेस्टमेंट करने के लिए या इन्वेस्टर के लिए वहां कितनी सुविधा रहती है, कितनी आसानी होती है, वहां की नीतियां कैसी हैं, वहां पर किस तरीके से प्रॉफिट होगा, कितना होगा, या वहां पर लाइसेंसिंग व्यवस्था कैसी है, मतलब सारा कुछ यहां पर आपको इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से पता चल जाता था। अब इसमें लगातार भारत सरकार के द्वारा, चाहे केंद्र के स्तर पर हो चाहे उत्तर प्रदेश के स्तर पर हो, दोनों में बेहतर कार्य किया जा रहा था। चाहे आप भारत की रैंक देखो तो हम 63 रैंक तक पहुंच चुके थे। बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिला था भारत की रैंक में। 2019 में देखो ये जो है गणना करना बंद कर दिया गया, यानी कि ये इंडेक्स जो निकाला जाता था वर्ल्ड बैंक के द्वारा 19 से बंद हो चुका है। अब वहीं से समझ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की, अब वहीं से हम उसके आगे हमारे पास डेटा तो आया नहीं इसका, लेकिन वो डेटा था, उस डेटा में ये पता चला कि देखो जो भारत की स्थिति है वो लगातार सुधर रही थी, और जो उत्तर प्रदेश है वो दूसरे स्थान पर था, पहले 14वें स्थान पर था। राज्यों के स्तर पर बताया गया कि उत्तर प्रदेश जो है दूसरे स्थान पर आ चुका था, यानी कि यूपी भी बहुत शानदार कार्य कर रहा था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के। ये उस डेटा से हमें पता चला था। अब चूंकि वो डेटा बंद हो गया, उस पर आरोप लगे कई देशों पर कि भाई आप लोग जो है गलत डेटा को यूज कर रहे हो, इस कारण से वर्ल्ड बैंक ने उसको आगे डिसकंटिन्यू कर दिया। ठीक, अब आगे आते हैं सेमीकंडक्टर नीति पर। सेमीकंडक्टर पर हमने बहुत अच्छे से डिटेल से पीछे कर लिया है, हमने भारत का सेमीकॉन भी देख लिया, सेमीकंडक्टर को लेकर के पॉलिसीज देख ली, या बहुत सारे जो गुजरात में या फिर सिंगापुर को लेकर, सिंगापुर जब गए तो वहां पर जो समझौता किया गया, सब कुछ बहुत अच्छे से देख लिया। सेमीकंडक्टर समझ रहे हो ना, जितने इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं उन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में ब्रेन का काम करता है। चिप जितनी छोटी होती चली जाएगी उतना ही वो एडवांस लेवल का वो मैकेनिज्म हो जाएगा। ठीक, अब भारत में क्या है, भारत ज्यादातर सेमीकंडक्टर चिप जो कि आपकी सिलिकॉन वगैरह से बनती है, आपको पता होगा कि जो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इनका ही प्रयोग किया जाता है सेमीकंडक्टर की चिप बनाने में। जो भी मोबाइल्स वगैरह होते हैं उनको अपडेट करने के लिए, एडवांस करने के लिए, जितना एडवांस होगी उतना ही बेहतर कार्य करेगी वह। अब इसको लेकर के हम इंपोर्ट ही करते थे। अब चूंकि भारत में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाए कि सेमीकंडक्टर का जो प्रोडक्शन है वो हमारे यहाँ पर ही करें आकर के कंपनियां। अब इसमें मैक्सिमम जो महारत हासिल है वो ताइवान की है। ताइवान के साथ साथ चाइना भी है, जापान भी है, सिंगापुर भी है। ये सारे ऐसे कंट्री हैं जो इन सेमीकंडक्टर चिप्स का निर्माण करते हैं और बेसिकली एक्सपोर्ट करते हैं। साथ ही अमेरिका भी है, तो अमेरिका के साथ भी देखो हमारा समझौता हुआ था, है ना, पीछे अगर आपने पढ़ा होगा। यहाँ यूपी के बारे में ये न्यूज है कि इस सेमीकंडक्टर पॉलिसी को लेकर के उत्तर प्रदेश मंजूरी देने वाला चौथा राज्य बन गया है। बहुत ध्यान से सुनना, चौथा राज्य बन गया है। और अगर मैं आपको बताऊं कि तीन कौन से हैं तो आप कहोगे गॉट इट। ठीक है, आप कहोगे गॉट इट का मतलब है इसी में तीनों आपके देश तीनों राज्य जो है छुपे हुए हैं। जी का मतलब है गुजरात, ओ का मतलब है उड़ीसा, और टी का मतलब है तमिलनाडु। ये तीन ऐसे राज्य हैं जिन्होंने सेमीकंडक्टर पॉलिसी को मंजूरी दी है अपने यहाँ पर। और चौथा कौन सा राज्य बना है, उत्तर प्रदेश बना हुआ है जिसने सेमीकंडक्टर पॉलिसी को अपने यहाँ पर मंजूरी दे दी है। गॉट इट? तो बोलोगे हाँ गॉट इट भाई, तीन गॉट वाले GOT। जी मतलब है आपका गुजरात, ओ मतलब है उड़ीसा, टी मतलब है तमिलनाडु। चौथा कौन है भैया, उत्तर प्रदेश है। अब लखनऊ से संबंधित है, इसे एरो सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। देखो एरो सिटी क्या होता है, एरो सिटी सीधा मतलब समझो कोई बिजनेस कॉन्क्लेव होता है। जैसे बिजनेसमैन बाहर से आते हैं और किसी एक सिटी में आकर के उन्हें जाना होता है तो बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाता है, ट्रैफिक ETC के माध्यम से बहुत सारा जो है आपका जो वो क्या होता है, टाइम चला जाता है। अब वो टाइम बचाने के लिए अगर कोई एक ऐसा सिटी अगर डेवलप कर दिया जाए, कोई ऐसा सिटी विकसित कर दिया जाए ताकि ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, इनका समय बचाया जा सके। अब बोले इस संदर्भ में ही लखनऊ में ही आपका एरो सिटी बसाया जाएगा। ऐसे ही दिल्ली जब आओगे ना तो दिल्ली में भी देखो भारत मंडपम जैसी जगहों पर बहुत सारी बिजनेस कॉन्क्लेव्स होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, तो इसी के पास में आपका एक एरो सिटी विकसित हो जाता है।
देखा जाए तो जो आपका हवाई अड्डा होता है, हवाई अड्डे के आसपास ही एक एरोसिटी बसा दिया जाता है ताकि कनेक्टिविटी बेहतर रहती है। और यहाँ बहुत सारे मल्टीप्लेक्स बनाए जाएंगे, बहुत सारे देखिए आपके होटल्स वगैरह रहेंगे, 5 स्टार्स होटल्स रहेंगे, ताकि वहां स्टे करें और इजिली अपनी मीटिंग को कंप्लीट करते हुए वापस जाएं, टाइम कंज्यूम नहीं होगा, ताकि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर हो सकता है। क्लियर? तो इसी संदर्भ में एरोसिटी का विकास किया जाता है और वो एरोसिटी उत्तर प्रदेश की राजधानी में ही विकसित की जा रही है। बहुत आसान है यहाँ पर समझना। फिर हैदराबाद में देखो फार्मा कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, और किसके द्वारा किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जा रहा है। सीधा सीधा वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, जो वन लाइनर क्वेश्चन होंगे वो तो सीधा सीधा याद ही कर लेना यार, उसमें क्या समझना है। फिर विंग्स इंडिया एक्सपो, जो विंग्स इंडिया एक्सपो होता है वो हैदराबाद में होता है। कहां पर होता है? हैदराबाद में होता है। और यहां उत्तर प्रदेश के संदर्भ में न्यूज ये है कि उत्तर प्रदेश को एविएशन अवार्ड मिला हुआ है। तो एविएशन अवार्ड किसको प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। क्लियर? न्यूज हमारे लिए क्या काम की थी भाई? न्यूज हमारे लिए काम की थी कि विंग्स इंडिया जो एक्सपो है इसका आयोजन कहां पर हुआ? हैदराबाद में हुआ। पहला तो फैक्ट ये हो गया जो पूछा जाएगा। दूसरा, विंग्स इंडिया एक्सपो, यहां पर उत्तर प्रदेश को एविएशन पुरस्कार दिया गया है। दूसरा फैक्ट ये महत्वपूर्ण है। अब आगे बढ़ते हैं केसीसी को लेकर के। देखो आप लोग अक्सर सोचते होगे कि यार योजनाएं कौन सी पढ़नी है, कौन सी योजनाओं के वर्ष आ जाते हैं। अपने एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं? एक साइड में योजनाएं दी होती हैं, एक साइड में वर्ष दिए होते हैं। अब समझ नहीं आता यार कौन सी योजनाएं उठा करके पूछ दी जाती हैं। भैया कोई नहीं योजना है, बहुत ध्यान से सुनो। वही योजनाएं पूछी जाती हैं जहां पर सरकार अपनी अचीवमेंट्स दिखाती है। चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, केंद्र के बजट में जो योजनाएं तुम्हें दिख जाएं, जहां सरकार अपनी अचीवमेंट दिखा रही होगी, तो उसका वर्ष याद कर लेना। यूपी में क्या है? यूपी में जो ट्रेंड है वो वर्ष है। एक साइड में योजना दे देगा, एक साइड में वर्ष दे देगा, और मैच दी फॉलोइंग में आप मिलाते रहो। ठीक, एक सेकंड रुकना। हाँ, तो क्या कह रहे थे कि योजनाएं। अब देखो योजनाओं के बारे में हम अक्सर चिंतित रहते हैं, यार कौन सी योजनाएं पूछ लेता है। तो योजनाएं कोई ऐसे अचानक से उठाकर नहीं पूछता है। जो बताया ना, जो अचीवमेंट्स होंगी, जो मेंशन की जाएंगी, चाहे बजट में मेंशन की जाए, चाहे सर्वे में मेंशन की जाए, वही योजनाओं के वर्ष आपको दिखाई देंगे। और नहीं मानते हो तो देखो ये योजनाएं जो निकाली गई है ना, ये सारी योजनाएं कहां दी हुई हैं? हमारे बजट में दी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के बजट में दी हुई हैं। केंद्र का हमने बजट देखा था, वहां भी कुछ योजनाएं दिखी थी। तो एक बार क्या करना, वैसे तो यही पीडीएफ मिल जाएगी, इस पीडीएफ में भी देखो वर्ष लिख कर दे दिया है, ऐसे याद कर लेना। नहीं तो ये जो सारी योजनाएं मिले, जो केंद्र की योजनाएं देखना और जो ये उत्तर प्रदेश बजट की, इन योजनाओं को एक साइड में लिखना, एक साइड में उनके वर्ष लिखना। यही लिख लेना 10-15, इन्हीं में से ऑप्शन में आपको मिल जाएंगी। श्योर बात है, ऑप्शन में मिल जाएंगी वहां। ठीक, क्या करना है, 10 योजनाएं रहे ना, क्रम से लिखना। जैसे 2014 से योजनाएं जो मेंशन की गई हैं, 14 से ही मेंशन रहेंगी सारी की सारी सरकार की, तो वो सारी लिखनी है और सामने उनके वर्ष लिखने हैं, और वो एकदम याद कर लेने हैं। 10 ही 15 आएंगी मैक्सिमम योजनाएं, और उनके वर्ष तो बिल्कुल याद कर लेना। और कुछ उनके जैसे लाभार्थी हैं, कौन जैसे किसको इसका लाभ मिलेगा, वो सारी चीजें भी हम यहाँ पर देख लेंगे भी। चलो चलते हैं एक एक करके। जैसे पहली दी हुई है केसीसी को लेकर के। अब किसान क्रेडिट देखो है, अब इसमें क्या है, किसान छोटे छोटे जो किसान होते हैं, उन किसानों के लिए लोन की व्यवस्था की गई थी। और कब से ये शुरू किया गया केसीसी? केसीसी जो शुरू होता है वर्ष 2018। देख, नहीं 2018 नहीं, ये गलत दिया हुआ है, ये 1998 से शुरू किया गया। ठीक है, इसको सही कर लेना। ठीक, कई बार पूछा गया है। तो वर्ष 1998 से आपका केसीसी आता है। इसके माध्यम से देखो किसानों को ऋण लेने की जो सुविधा होती है वो मुहैया कराई जाती है। अब किसानों को ऋण मिल जाता है, लेकिन मैक्सिमम कितना ऋण मिल सकता है? तो 3 लाख तक का ऋण यहां पर मिल सकता है केसीसी के माध्यम से। बताया भी था कि एनपीए याद करो, केंद्र के स्तर पर जो एनपीए है सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र में आपका बना हुआ है। क्यों? क्योंकि इसी केसीसी से किसान ऋण उठाता है, इंतजार करता है सरकार बदलेगी और उसका जो लोन है वो माफ कर देगी, तो इसलिए वो चुकता ही नहीं करता है बैंकों का, और बैंकों का एनपीए बढ़ता चला जाता है। इस संदर्भ में जो केसीसी है, इस संदर्भ में 37 लाख कार्डों का आवंटन, केसीसी कार्ड का आवंटन कहां किया गया? उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो हमारे लिए जरूरी है, एक तो 37 लाख कार्ड आवंटन हुआ है, ये रिकॉर्ड है, और केसीसी 1998 से शुरू हुआ, मैक्सिमम 3 लाख तक का लोन यहां प्रोवाइड किया जाता है। दूसरी योजना की जो चर्चा की गई है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। देखो केंद्र की यह योजना है, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम में बेसिकली सेंटर और स्टेट मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो योजना कब आई है? तो ये योजना आपकी 2016 में आती है। वर्ष जरूर याद कर लेना। देखो ये योजना जो है आपकी किस वर्ष आई है भैया? 2016 में आई है। और फसल बीमा योजना में अगर आपको पता हो कि इसमें फसलों को बीमा, फसलें जो होती हैं, जैसे जीवन बीमा होती है ना, जीवन बीमा में क्या होता है, आपके जीवन के लिए आप इंश्योरेंस कराते हो, ऐसे किसानों से सरकार ने बोला कि आप अपनी फसल के लिए बीमा कराओ। जैसे फसल खराब मौसम के चलते या किसी अन्य कारण से खराब हो जाती है, तो सरकार यहां पर आपको इंश्योरेंस दे रही है। इंश्योरेंस में आपको बहुत मिनिमम पे करना है। क्या पे करना है? वही बोला कि देखो रबी की, सॉरी जो खरीफ की फसल है, उस खरीफ की फसल के लिए आपको कितना देना है भाई? 2% देना है। जो रबी की फसल है उसके लिए 1.5% देना है।
ठीक है। और जो आपकी नगदी फसल है इसके लिए आपको कितना देना है, 3% या 5%। ध्यान से देख लेना, ये परसेंटेज वाला मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। इसको देखो, प्रीमियम राशि होती है, क्या होता है, जैसे सरकार ने यदि बोला कि 2% आपको खरीफ के लिए देना है, अब खरीफ के लिए अगर 2% देना है तो बचा हुआ जो आगे प्रतिशत हिस्सा है वो सरकार देगी। किसान कितना देगा, मात्र 2% देगा। ठीक, ये समझ में आया, ये फसल बीमा योजना के तहत तय किया गया था। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है देखो, हाँ, इसको लेकर के न्यूज ये है कि 10 लाख किसान जो हैं ये लाभान्वित हुए हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक, कितने, 10 लाख किसान। तो 10 लाख किसान जो हैं इससे लाभान्वित हुए हैं फसल बीमा, यानी कि आप फसल की अपने बीमा करा लीजिएगा, सरकार ऐसी गुहार लगा रही थी। ठीक है, तो इस संदर्भ में खरीफ की फसल पर 2%, रबी की फसल पर 1.5% और नगदी फसल पर 5%, 3% नहीं है, याद रखना कितनी है, 5% जो प्रीमियम राशि है। प्रीमियम राशि का मतलब होता है कि यहां पर सरकार को किसान इतना देंगे, उसके अलावा सरकार खुद जमा करती रहेगी बाकी पैसा, और जब भी फसल खराब होगी तो आपको पैसा वो मिल जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से फसल बीमा योजना हमारे लिए जरूरी है, वर्ष याद रखना 2016 में यह योजना आती है। फिर दो योजनाओं की और चर्चा की गई, किसान सम्मान निधि, किसान मानधन योजना। दोनों में कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। सम्मान निधि क्या है इसको समझते हैं। पहले सम्मान निधि को लेकर के डेटा यह है कि 63,000 करोड़ निधि जो है इतनी आवंटित की गई है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, कितनी, 63,000 करोड़ रुपए। अब किसान सम्मान निधि क्या है, इसमें देखो जो लघु और सीमांत कृषक होते हैं, अब बोलो लघु और सीमांत कृषक क्या होते हैं। लघु और सीमांत कृषक मतलब ये, सीमांत मतलब सीमा अंत पे बिल्कुल बाउंड्री पे खड़ा हुआ किसान होगा। तो 1 हेक्टेयर से कम जिसके पास जमीन होगी, यहां आंकड़े याद रखना, 1 हेक्टेयर से अगर तुम्हारे पास कम है जमीन तो तुम सीमांत कृषक हो, और 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक तुम्हारे पास जमीन है तो तुम लघु किसान हो। और 2 हेक्टेयर तक के जो किसान होते हैं ये बेचारे अपनी जीवन निर्वाह कृषि करते हैं। अगर किसी भी तरीके से मौसम खराब होता है, मानसून समय पर नहीं आता है, तो ये बर्बाद हो जाते हैं किसान। इसीलिए इन किसानों के लिए ही सम्मान निधि का प्रयोग किया गया है, ये योजना लाई गई सम्मान निधि। और इस सम्मान निधि में किसानों को सामान्य सी, मतलब एक सम्मान के तौर पर ही 6,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे, वो भी 3 किस्तों में 2-2 हजार करके, हर 4 महीने में 2-2 हजार करके यहां पर किसानों को सम्मान निधि के तौर पर पैसे दिए जाएंगे, यही बोला गया है। अब किसान सम्मान निधि समझ आ गया। 2019 की दोनों ये देखो योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी और किसान मानधन योजना, इसको भी जानते हैं अभी। सम्मान निधि में 6,000 रुपए एक साल में दिए जाते हैं, 2-2 हजार करके 3 बार में। ठीक, अब 63,000 करोड़ रुपए जो है निधि आवंटित की जा चुकी है, ये डेटा है। अब दूसरा है किसान मानधन योजना। मानधन योजना क्या होता है, देखो मान, अब मान के संदर्भ में किसानों का मान रखना है। बोले तो किसान जो है जब 60 प्लस हो जाता है तो उसकी जो क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, उसका मान जो है घटता रहता है समाज में। तो इसी मान को कम ना होने दें, इस संदर्भ में सरकार ने एक स्कीम निकाली है, वह एक तरीके से पेंशन है। 60 प्लस किसानों के लिए पेंशन है, बशर्ते एक शर्त है कि वो किसान लघु या सीमांत होना चाहिए। अब लघु या सीमांत है तो समझ में आ गया होगा, इसके लिए पेंशन है वो 60 प्लस जैसे ही हो जाएगा, सरकार के द्वारा 3,000 रुपए प्रति माह जो है उसको पेंशन दी जाएगी, ताकि वो गुजारे भत्ते में उसको कोई दिक्कत ना हो। यह व्यवस्था की गई है पीएम किसान मानधन योजना में। क्लियर। ये दोनों कब आई, 2019 में आई। किसान सम्मान निधि में क्या किया जाएगा समझ में आ गया, किसान मानधन योजना में क्या किया जाएगा ये क्लियर हो गया होगा। अब निराश्रित महिला पेंशन के बारे में ये कहा गया है, निराश्रित महिला कौन सी होगी, जैसे यहां बोला गया है निराश्रित महिला वह है जिसका पति खत्म हो गया, जैसे पति नहीं रहा, ठीक है, तो वो आश्रित नहीं रही किसी पे, तो वो निराश्रित हो गई महिला। ऐसी जो भी महिलाएं हैं, इन महिलाओं के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा। और वो पेंशन क्या है, अब 500 रुपए से बढ़ा करके 1,000 रुपए प्रतिमाह, बहुत कम थी 500 रुपए प्रतिमाह, इसको बढ़ा करके 1,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। ऐसी कोई भी जो निराश्रित महिला है उसको उत्तर प्रदेश सरकार 1,000 रुपए हर महीने देगी। ठीक। फिर है सीएम कन्या सुमंगला योजना, ये भी काफी शानदार स्कीम है, इसकी भी चर्चा बजट में है। तो सीएम कन्या जो सुमंगला योजना है, इसको ऐसे समझो 2019 में ये स्कीम आती है। यहां उत्तर प्रदेश सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे चल रहा है ना, उसी संदर्भ में बेटियों को इसके संदर्भ में यह स्कीम आती है। और अगर आपके यहाँ पर 2 बेटियां हैं, क्या बोला गया, मैक्सिमम 2 बेटी होनी चाहिए। अब भैया एक बेटी है उसके बाद दूसरी जुड़वा हो जाती हैं, तो वहां 3 बेटियां इस एक्सेप्शनल केस में तो अलाउ हो जाएंगी, लेकिन जनरल केस में, सामान्य केस में आपके यहाँ 2 बेटियां हैं, दोनों बेटियों का सरकार पैदा होने से लेकर के पढ़ाई तक का, 12th तक का खर्चा उठाएगी। इस संदर्भ में सरकार कितना पैसा देगी, पहले देती थी 15,000 रुपए, अब सरकार देगी 25,000 रुपए। यही बजट में हमारे चर्चा है कि सीएम कन्या सुमंगला योजना, कन्याओं को, यानी कि आपके घर में यदि कन्याएं हैं, वो भी कितनी, अगर 2 हैं तो 2 कन्याओं तक का खर्चा राज्य की सरकार उठाएगी।
पैदा होने से लेकर के 12th में पढ़ाने तक को, वहां तक सरकार पहले 15 देती थी, अब 25,000 रुपए देगी। तो प्रश्न बनेगा पढ़ा करके कितना कर दिया गया है। सीएम कन्या सुमंगला योजना में सरकार के द्वारा जो देय राशि है, सहायता राशि है, वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो 25,000 रुपए कर दी गई है। क्लियर? क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये फैक्ट जो है समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। देखो महिला किसान, जो किसान वर्ग है उसमें महिलाएं बहुत ज्यादा हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो इनके सशक्तिकरण के लिए जो परियोजना आई उसमें 200 एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर जो ऑर्गेनाइजेशन है इनका गठन किया जाएगा। साथ ही एक रानी लक्ष्मीबाई महिला बाल सम्मान कोष बनाया गया। अब ये पूछा जाएगा ये कोष किस लिए है, तो समझ में आ रहा होगा, लक्ष्मीबाई बाल महिला एवं बाल सम्मान कोष है तो जो हीनियस क्राइम से, किसी गंभीर क्राइम से अगर पीड़ित महिलाएं हैं, इनके लिए 1 लाख से 10 लाख, जैसे क्राइम के आधार पर ही तय किया जाएगा कि उसको क्षतिपूर्ति कितनी देनी है, 1 लाख से 10 लाख रुपए तक की इस कोष के माध्यम से उसको क्षति दी जाएगी, क्षतिपूर्ति की जाएगी। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा राष्ट्रीय युवा उत्सव को लेकर के। यहां जानो एक बात, 26वां राष्ट्रीय युवा उत्सव यहाँ बजट में हमारे दिया हुआ है, लेकिन हमें इसके साथ 27वां जो है भी पता कर लेना है। यहाँ आपको देखो 27वां भी बता दिया जाएगा करंट की न्यूज के साथ जोड़ करके। अब जो 26वां राष्ट्रीय युवा उत्सव हुआ वो कहां पर हुआ है, कर्नाटक में हुआ है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इसमें क्या दिया हुआ है बजट में, अचीवमेंट है कोई तो तुरंत दे देगा। जैसे यहाँ उत्तर प्रदेश की जो लोकगीत टीम है, उस लोकगीत टीम को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। पहला स्थान कहां प्राप्त हुआ है, जो 26वां राष्ट्रीय युवा उत्सव हुआ। अब 26वां राष्ट्रीय युवा उत्सव कहां पर हुआ, कर्नाटका में हुआ। अब इस कर्नाटका में हुआ तो ये जरूरी नहीं है हमारे लिए, इससे ज्यादा जरूरी है कि यहां पर उत्तर प्रदेश की किस राज्य की लोकगीत टीम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, या उत्तर प्रदेश की लोकगीत टीम को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। दो तरीके से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से देखो बनेगा, दो तरीके से बनाया जाएगा कि कौन सा स्थान प्राप्त हुआ या किस राज्य को प्राप्त हुआ। तो भैया उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ, और कौन सा स्थान, पहला स्थान प्राप्त हुआ। तो ये हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से। आगे बढ़ते हैं, जब 27वां होता है राष्ट्रीय युवा उत्सव तो वो महाराष्ट्र के नासिक में होता है, यानी कि कर्नाटका में 26वां है, 27वां कहां है, महाराष्ट्र के नासिक में है। यहां पर 15 लोगों को देखो पुरस्कृत किया गया, युवाओं को पुरस्कृत किया गया, युवा पुरस्कार दिया गया। उन 15 में से 15 जरूरी नहीं हमारे लिए, एक जरूरी है, कौन, सत्यदेव आर्य। क्यों जरूरी है, क्योंकि उन 15 में से एक ये उत्तर प्रदेश से थे, उत्तर प्रदेश के बरेली डिस्ट्रिक्ट से थे। क्या नाम था इनका, सत्यदेव आर्य। ठीक है, सत्यदेव आर्य को जो युवा पुरस्कार दिया जाता है उस युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्योंकि यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है इसीलिए यहीं पर बता दिया गया। 27वां पूछा जाए राष्ट्रीय युवा उत्सव कहां हुआ, नासिक में। 26वां कहां पर हुआ है, ये कर्नाटका में हुआ है। फिर एक स्कीम सीएम युवा स्वरोजगार योजना, बेसिकली यहां पर भी एमएसएमई सेक्टर में ही लोन्स प्रोवाइड करने के लिए, जैसे आप 18 से 40 वर्ग के हैं, आप 18 से 40 वर्ग के युवा हैं, कोई स्टार्टअप डालना चाहते हैं एमएसएमई सेक्टर में, जैसे कोई भी स्टार्टअप डालना चाहते हैं, तो आपको जो ऋण है वो ऋण आसानी से 18 से 28 लाख तक का प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपके पास क्या है, 10th पास आउट व्यक्ति होने चाहिए आप, यानी कि 10वीं तो पास कर लो कम से कम, तब जाकर के आप सीएम युवा स्वरोजगार योजना के तहत आप लोन मार्केट से उठा सकते हो। फिर ओडीओपी के बारे में ये दिया हुआ है, ओडीओपी बहुत सक्सेसफुल योजना है, इतनी सक्सेसफुल है कि जब 2018 में, ध्यान से समझना, जब 2018 में राज्य में ओडीओपी आती है तो केंद्र के स्तर पर इतना प्रभावित होती है सरकार कि केंद्र पे भी ऐसी स्कीम चालू करने की योजना बनाती है। तो समझ रहे हो, राज्य को कोई स्कीम है उसको पालन करते हुए केंद्र के स्तर पर ऐसी ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम चलाई जाती है। वन डिस्ट्रिक्ट मतलब देखो एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका कोई प्रोडक्ट है जो बहुत ज्यादा वहां पर पारंगत हैं लोग, उसको लेकर के, विविधता को लेकर के, उसके स्पेशलाइजेशन को लेकर के, तो सरकार कहेगी कि हम इसको संरक्षण देते हैं, इस संदर्भ में हम इसका प्रोडक्शन करो, हम तुम्हें सहायता देंगे। तो ये ओडीओपी हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक प्रोडक्ट चुना गया और फिर उसको उसके प्रोडक्शन में मदद की गई सरकार के द्वारा, ताकि हम उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बढ़ाएं और अधिक से अधिक एक्सपोर्ट कर सकें। ये थी प्रोग्राम, ये था ओडीओपी स्कीम। और इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में देखो रोजगार जो सृजन है, एम्प्लॉयमेंट जो है क्रिएशन किया गया है, कितना है, 192 193, बस ऐसे याद रखो, 192 193। ठीक है, 192 193, डेटा आसान है, डेटा याद हो जाएगा। ठीक है, ओडीओपी के संदर्भ में हम मनरेगा पर भी बहुत ज्यादा फैक्ट हमने पढ़ लिए, पिछले केंद्र के बजट में पढ़े हमने कि मनरेगा पर देखो 60,000 से इस बार 86,000 बजट कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश का भी देखेंगे हम, 5,000 के अराउंड जो है उत्तर प्रदेश ने भी बजट एलोकेट किया है, अपने बजट में कितना पैसा दिया है मनरेगा को, यह भी देख लेंगे। यहां देखना यह है कि मनरेगा में जो एम्प्लॉयमेंट रोजगार की गारंटी दी जाती है, 100 दिनों के गारंटी कृत रोजगार जो होता है, उसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के द्वारा ही दिया जा रहा है। कितना रोजगार दिया गया है, 28 करोड़ 68 लाख, और जो टारगेट बनाया हुआ है 2024-25 तक 33 करोड़ रोजगार देना है, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा रोजगार अभी 28 करोड़ 68 लाख 28 मतलब
28 मतलब बोले तो 28 करोड़ 68 लाख जो है रोजगार दिया जा चुका है। जो लक्ष्य है हमारा, जो टारगेट है वो 33 करोड़ रोजगार देना है मनरेगा के माध्यम से। और मनरेगा पर जो डेटा है वो जरूर पढ़ लेना, बहुत चांस है हाई आने के। अब जेडीवाई देखो, जनधन योजना है, ये हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। देखो इसके 10 साल पूरे हो चुके हैं, 2014 में आई थी, जनधन योजना को अच्छे से कर लिया था। इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन को समझा था, जो वित्तीय समावेशन को समझा था। उस संदर्भ में लोगों के पास अकाउंट नहीं थे, तो अकाउंट खुलवाने के लिए बहुत ही शानदार काम किया है इस योजना ने। और जिसमें अगर कोई राज्य अव्वल रहा है वो उत्तर प्रदेश ही है। जनधन योजना में राज्य कौन सा अव्वल रहा है? उत्तर प्रदेश। 9 करोड़ खाते तो अकेले उत्तर प्रदेश से खुले हैं। क्लियर? तो जनधन योजना को सफल कराने में बहुत बड़ा अभूतपूर्व योगदान रहा है उत्तर प्रदेश का। पहला स्थान रहा है, 9 करोड़ खाते खुले। दूसरी स्कीम दी हुई है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, बहुत गौर से पढ़ना, फसल बीमा, सुरक्षा बीमा, शब्द बहुत जल्दबाजी में मत पढ़ना। सुरक्षा बीमा है तो व्यक्ति की सुरक्षा की बात की जाएगी। इस मामले में भी देखो उत्तर प्रदेश प्रथम है। क्यों प्रथम है? क्योंकि 5 करोड़ से ज्यादा, 5 करोड़ 54 लाख के आसपास नामांकन हुआ है क्या सुरक्षा बीमा योजना? इसमें आप 18 से 70 साल तक, क्या है 18 से, लाभार्थी भी जरूर देख लेना कौन हो सकते हैं। 18 से 70 साल तक आप 12 रुपए, मात्र कितना, 12 रुपए एक वर्ष में दे दो सरकार को। जैसे ही आप 70 साल के हो जाओगे, 2 लाख तक का आपके प्रति बीमा हो गया। यानी कि आपका कोई एक्सीडेंट होता है, विकलांग हो जाते हो, तो आपको सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए मिल जाएगा। और आपको कितना देना है? मात्र 12 रुपए प्रति वर्ष देना है। क्लियर? सुरक्षा बीमा में समझ में आ गया। अब पीएम जीवन ज्योति योजना, ये भी देखो जीवन ज्योति योजना वही है, ये भी 2015 में आई है। पीएम जनधन तो 14 में आती है। क्लियर? ये वर्ष जरूर याद रखना। यही सारी स्कीम्स हैं जिनके वर्ष जो यहाँ दे दिए हैं ना, यही वर्ष कोई ना कोई एग्जाम में दिख जाएंगे आपको। क्वेश्चंस यही साइड में देखो, एक स्कीम दी होगी, वर्ष दिए होंगे और मिल जाएगा। जैसे जीवन ज्योति, ये भी 2015 की स्कीम थी। इसमें 18 से 50 तक के लोग कवर किए गए। और यहाँ बोला गया कि आपको 330 रुपए, यहाँ थोड़ा ज्यादा पैसा देना है, और आपको 250 साल जैसे ही हो गया, आप 2 लाख रुपए तक के बीमा के आप योग्य हो जाओगे। 2 लाख का बीमा आपको हो गया आपके नाम पर। ठीक है? क्लियर? तो आपको कितना देना है वर्ष में? मात्र 330 रुपए। और सुरक्षा बीमा में कितना देना है? मात्र 12 रुपया। ठीक? अब इनमें देखो, जीवन ज्योति के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। क्लियर तरीके से याद रखना, उत्तर प्रदेश सुरक्षा बीमा में, जनधन के मामले में, उत्तर प्रदेश सुरक्षा बीमा में, जनधन के मामले में पहले स्थान पर है। लेकिन जीवन ज्योति के मामले में, जीवन ज्योति योजना के मामले में उत्तर प्रदेश सेकंड रैंक पे है। एक और डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के मामले में भी उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। बस उत्तर प्रदेश जहां दूसरे पे है, ये भी थोड़ा याद कर लेना, कंफ्यूज कर सकता है। पहला दे देगा, हमें लगेगा हाँ यार यूपी का से रिलेटेड अगर कुछ पूछा है तो पहले ही होगा। नहीं, ये दोनों जरूर याद कर लेना। कौन? जीवन ज्योति योजना जन, और दूसरा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी। तो डीबीटी के मामले में और जीवन ज्योति के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। बस ये महत्वपूर्ण है, याद रखना। फिर यूपी के मामले में तथ्य दिया है कि अंतरराष्ट्रीय जो हवाई अड्डे होते हैं, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों का मतलब जानते हो कि यहां से एक राष्ट्र से किसी भी राष्ट्र के लिए आपको यहां पर फ्लाइट्स मिल जाएंगी। मतलब ग्लोबल यहां पर फ्लाइट्स चलती हैं एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के लिए। तो अंतरराष्ट्रीय ऐसे हवाई अड्डे कितने हैं? उत्तर प्रदेश में 5 ऐसे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जिसमें से 4 ऑपरेशनल है, एक अभी अंडर प्रोसेस है। कौन सा? जेवर जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, नोएडा में मौजूद है, जो ये भी ऑपरेशनल नहीं है। बाकी के 4 के 4 क्या हैं? ये ऑपरेशनल है। अब आपको कमेंट बॉक्स में क्या बताना है? यहां से एक ही क्वेश्चन का जवाब देना है, और जरूर देना है कि जो 4 के 4 आपके उत्तर प्रदेश के इंटरनेशनल हवाई अड्डे हैं, इनके नाम आपको लिखने हैं कमेंट बॉक्स में। पांचवा तो पता चल ही गया, जो भी अंडर प्रोसेस है जेवर। और जो 4 ऑपरेशनल हैं उत्तर प्रदेश के, एक देखो मैं बता दे रहा हूं कुशीनगर का है, बाकी आपको 3 बताने हैं आपको। चलो अच्छा, वो 3 कौन से हैं अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे जो उत्तर प्रदेश के ऑपरेशनल हैं? क्लियर? अब यूपी देखो, ईज ऑफ डूइंग में अचीवर्स की श्रेणी में ईज ऑफ डूइंग हमने अच्छे से समझ लिया। एमएमआर और आईएमआर समझते हैं। एमएमआर और आईएमआर को लेकर के डेटा दिया हुआ है बजट में। क्या है भाई? एमएमआर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मातृत्व मृत्यु दर जो होती है, तो ये क्या होती है समझो। जैसे 1 लाख जो बच्चों का जन्म होता है, 1 लाख बच्चों की जन्म पर, 1 लाख बच्चों के बर्थ पर यह देखा जाता है कितनी माओं की डेथ हो जाती है। देखो, एक तो प्रेगनेंसी के दौरान उनकी डेथ हो रही है, या जैसा WHO कहता है कि प्रेगनेंसी के 42 दिनों तक भी अगर किसी मां की मृत्यु हो जाती है, वो भी आपका एमएमआर के अंतर्गत काउंट किया जाएगा। ठीक? ये समझ लेना, खाली एक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए जरूरी है इस डेटा को समझना। तो एमएमआर में देखो, अगर आपका 1 लाख बर्थ पर डेथ हो रही है, कितनी माओं की डेथ हो रही है ये, और प्रेगनेंसी के टाइम पर, कब? प्रेगनेंसी के टाइम पर या प्रेगनेंसी के 42 दिन के भीतर, वह भी माना जाएगा कि ये डिलीवरी के दौरान ही यह भी मृत्यु भी काउंट की जाएगी, और एमएमआर में ही ये डेटा काउंट किया जाता है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो एमएमआर कितनी है उत्तर प्रदेश की? 167 है। 167 उत्तर प्रदेश की एमएमआर है। और
आइडियल अगर सिचुएशन देखी जाए तो 70 होनी चाहिए, किसी भी राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए 70 से ज्यादा एमएमआर नहीं होनी चाहिए। ये मतलब आइडियल होनी तो ये भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर इससे ज्यादा है तो स्थिति खतरनाक है, भयावह है, वहां सरकार को कुछ प्रबंध करने की आवश्यकता है, मात्र तो सुरक्षा के लिए, और बहुत सी स्कीम्स चलाई भी जा रही हैं। क्लियर? तो एमएमआर समझ में आया कितना है? 167। और आईएमआर क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है। देखो 1 साल तक के बच्चे, यहाँ चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट से कंफ्यूज तो नहीं हो जाते हो, सीएमआर जो होता है, चाइल्ड जो मोर्टेलिटी रेट होता है वो 5 साल तक के बच्चों का लिया जाता है। ये आईएमआर है इन्फेंट, यानी कि जो नए नवजात बच्चे होते हैं तो वो 1 साल तक के यहाँ काउंट किए जाते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पैदा होने के बाद 1 साल के भीतर देखा जाता है प्रति 1000 पर कितने बच्चों की डेथ हो जा रही है, कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो प्रति 1000 पर 38 बच्चों की मृत्यु हो जा रही है उत्तर प्रदेश में। ये काफी भयावह स्थिति है, जबकि जो आइडियल होता है 5 बच्चों से ज्यादा डेथ नहीं होनी चाहिए, वैसे तो 5 भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो आइडियल होती है मानी जाती है 5। और 70 जो है आपका एमएमआर 70 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं 70 से ज्यादा छोड़ो, उत्तर प्रदेश का कितना है भैया? दुगने से भी ज्यादा है। और 5 तो यहां पर तो भैया ये समझ लो 8 गुना लगभग है, 38 है यहाँ पर। आईएमआर जो है 38 है और जो एमएमआर है 167 है। ठीक समझ में आ गया ये डेटा? अब आयुष्मान भारत पर आते हैं। देखो आयुष्मान भारत के संदर्भ में क्वेश्चन एक अपने एग्जाम में आ चुका है। वहां पर क्वेश्चन था कि यहाँ जो आपका बीमा होता है ये 5 लाख तक का बीमा होता है, और क्वेश्चन कैसे पूछा था? यहाँ प्रति व्यक्ति देकर पूछ दिया था, जबकि ये 5 लाख का बीमा क्या होता है? प्रति परिवार होता है। एक फैमिली के लिए 5 लाख तक का बीमा मिलता है अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है। तो इस आयुष्मान कार्ड के संदर्भ में डेटा यह है कि 4,86,00,000 4,86,00,000 जो कार्ड है वो यूपी में बनवाए गए हैं आयुष्मान भारत के तहत। और ये स्कीम कब आई थी? 2018 में आई थी। जहां जहां स्कीम का वर्ष बताया जाए वो स्कीम आपको क्या करना है, एक आपको साइड में एक पेज में लिखना है वो स्कीम्स, और उनके सबके वर्ष लिख लेने हैं सामने। तो इसीलिए आयुष्मान भारत की चर्चा है, इसमें इतना अचीवमेंट दिखाया गया है। दूसरा क्या है, इसके संदर्भ में 5 लाख तक का यहाँ बीमा मिलता है। मतलब आप अपने मेडिकल संबंधित कोई भी आप जैसे चिकित्सा वगैरह कराना चाहते हो, सर्जरी ईटीसी कराना चाहते हो, तो 5 लाख तक का बीमा है। उतना खर्चा तो सरकार उठा लेगी अगर आयुष्मान कार्ड पर आप चाहते हो। फिर ऑपरेशन त्रिनेत्र। अब नेत्र है, किसी पर नेत्र लगाकर रखना होगा ना। अब नेत्र है तो सीसीटीवी की बात की जाएगी, तो सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से ही निगरानी रखी जाएगी पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, पुलिस के द्वारा ही ऑपरेशन त्रिनेत्र संचालित किया जाएगा, ताकि लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने के लिए सीसीटीवी लगाए जाएंगे पूरे उत्तर प्रदेश में। क्लियर? अब मेडिकल कॉलेज कहां बनने जा रहा है? बनारस में। तो बिल्कुल बच्चों वाले बिल्कुल ये क्वेश्चन है। जैसे आयुष विश्वविद्यालय। अब आयुष क्या होता है? आयुष तो नहीं बताना पड़ेगा ना। आयुष क्या है? आयुर्वेदा। वाई मतलब क्या है? योगा है। यू आपका यूनानी है। एस सिद्धि है। एच होम्योपैथिक है। तो आयुष, इस चिकित्सा प्रणाली को लेकर के एक यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, और पहली उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी रहेगी वो आयुष विश्वविद्यालय पहला रहेगा। इस पर मेंस में क्वेश्चन आया था। पहली जो विश्वविद्यालय है ये कहां पर बन रही है? इस होता है, देखो है तो ये क्वेश्चन प्रीलिम्स का, लेकिन ये पूछ दिया था मेंस में, है ना। इस पर लिखो भैया, आप लिखते रहो। अब नहीं आ रहा है, क्या लिखोगे? कितना आयुष के बारे में बताओगे, फुल फॉर्म बताओगे, यही सब बताओगे, और क्या लिखोगे? यही सब लिखा था। अब ये कहां पर? पहली गोरखपुर में बन रही है। फिर 2 राजकीय देखो महाविद्यालय यहां दिखाई देंगे। एक आयुर्वेदा का है वो अयोध्या में है, और होम्योपैथिक वाला आपका वाराणसी में है। तो राजकीय आयुर्वेदा, तो राजकीय वाले जैसे ही आएगा राजकीय होम्योपैथिक, राजकीय आयुर्वेद से कंफ्यूज नहीं होना है। आयु और आयुर्वेद दोनों आपको क्लियर हो जाएंगे। आयु से देखो अयोध्या हो गया आपका, और आयु से आयुर्वेद हो गया। तो ऐसे राजकीय जो आयुर्वेद है वो अयोध्या से आप क्लिक कर सकते हो। इस तरीके के कुछ फालतू के लॉजिक लगा करके आप क्लिक कर सकता है आपके दिमाग में कि आयु और अयोध्या, ऐसे आपका क्लियर हो जाएगा। और आयुष विश्वविद्यालय पहला, ये तो बहुत एक तरीके से उत्तर प्रदेश का पहला ही विश्वविद्यालय है। तो ये कहां पर? गोरखपुर में। बाबा ने अपने यहाँ पर ही इस विश्वविद्यालय को बनवाया है, ऐसे याद रखना। होम्योपैथिक वाला कहां है? बनारस में है। सोलर पार्क, देखो सोलर पार्क की जो स्थापना हो रही है बुंदेलखंड में। 4000, यहाँ शायद 400 होगा, एक बार इसको क्लियर कर लेना कि 400 मेगावाट है यहाँ क्षमता, या 4000? 4000 नहीं होगा, 400। क्योंकि जो पूरे समझो कि अभी तक सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है वो राजस्थान में, उसकी 2200 मेगावाट के आसपास उसकी क्षमता है। तो ये 4000 मुझे लगता नहीं होगा, 400 मेगावाट होगा। एक बार और आप क्लियर कर लेना अच्छे से। बुंदेलखंड में सोलर पार्क की स्थापना, चूंकि बुंदेलखंड को सोलर एनर्जी का एक हब बनाना है। अब हब बनाने के संदर्भ में और ऐसी ही सारी जमीनें खोजी जा रही हैं, क्योंकि बुंदेलखंड में जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल के हिसाब से सरकार के द्वारा वहां नीतियां बनाई जा रही हैं। पोटेंशियल वहां पर सोलर एनर्जी का था, है ना। आप वहां पर डेवलपमेंट क्यों रुका हुआ था? इसी कारण से कि उसके पोटेंशियल का दोहन नहीं किया गया। राजस्थान है, अब राजस्थान में दूर दूर तक रेगिस्तान है। अब तुम वहां पर खेती करोगे तो क्या वहां कोई फायदा है? बुंदेलखंड में खेती करोगे कोई फायदा है? नहीं है। तो वहां जो जमीन है बंजर है, ठीक है। अब जमीन बंजर है, वहां पर बीहड़ जमीन है, तो और सूर्य की रोशनी पर्याप्त है, तो उसका फायदा कम से कम सोलर एनर्जी के लिए तो
यूज किया जा सकता है, इसीलिए सोलर हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। तभी जो सौर पार्क है वो बुंदेलखंड में उसकी स्थापना की जा रही है। फिर आते हैं मॉडल सोलर सिटी के रूप में। यहां समझो सोलर सिटी, ठीक है, सोलर सिटी का मतलब है जितनी वहां पर योजनाएं हैं, जितने यहां पर कार्य हैं, वो सारे के सारे सोलर एनर्जी के माध्यम से ऑपरेट किए जाएंगे। ऐसी दो न्यूज आपने पढ़ी होगी, कौन सी? पहला सोलर विलेज, पहला सोलर विलेज जो है गुजरात का मोढेरा है, याद है कि नहीं याद है? पहला सोलर विलेज जो बना है वो गुजरात का मोढेरा, मतलब यहाँ जो एनर्जी है किसी भी फॉर्म में हर तरीके से देखो सोलर एनर्जी का ही यूज किया जा सकता है, किया जाता है। पूरा का पूरा सौर ऊर्जा से संचालित गांव है। और पहली पूरी की पूरी सौर ऊर्जा से संचालित सिटी कौन सी है? तो सांची है, ठीक है। कौन सी है? मध्य प्रदेश की सांची। दोनों करंट में आपने पढ़े होंगे। अब यहां बात आ रही है कि उत्तर प्रदेश की भी कौन सी सिटी है जिसे सोलर सिटी के रूप में इसी की तर्ज पर, जैसे सांची है ना, उसी तर्ज पर पूरी की पूरी सौर ऊर्जा से संचालित होगी। किसे विकसित किया जाएगा? अयोध्या को। आपने अगर स्पीच सुनी होगी तो कहा था जैसे भगवान राम सूर्यवंशी थे तो बस उनकी नगरी को भी सूर्य से ही पूरी संचालित कर देंगे। तो ऐसे याद रखोगे आप, अयोध्या जो है सोलर सिटी के रूप में विकसित की जा रही है। साथ में बोलने वाले थे वो वाराणसी क्षेत्र से ही सांसद हैं प्रधानमंत्री जी, ठीक है। तो अयोध्या को भी साथ में बोले, वाराणसी को भी इनको सोलर सिटी के रूप में विकसित कर देंगे। अब उत्तर प्रदेश की जो सौर ऊर्जा नीति है 2022 में आती है, इसमें तय किया गया है कि हम अगले 5 वर्षों तक, इसी के साथ जोड़ करके देखो इसकी सौर नीति को भी समझ लेना है कि 5 वर्षों तक 22,000 मेगावाट विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना है सौर ऊर्जा के माध्यम से। ये लक्ष्य रखा गया है। क्या लक्ष्य है? अगले 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट। अब 2022 से ही आगे 3 जीरो लगा दो 22 के, याद हो जाएगा 22,000 मेगावाट। क्लियर? तो अब बढ़ते हैं आगे महाकुंभ मेला को लेकर के। महाकुंभ मेला में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। क्या याद रखना है? 2500 करोड़ रुपए का। चूंकि महाकुंभ आप सभी जानते होंगे ये 12 वर्षों पर देखो इसका आयोजन होता है। और ये पता है कि नहीं महाकुंभ कहां कहां होता है? 4 जगह पर होता है। पहला कहां पर होता है भैया? एक तो सबसे ज्यादा प्रचलित कौन सा है? ये प्रयाग वाला, ठीक है। त्रिवेणी जो नहर, त्रिवेणी जो संगम पर होता है, ये सबसे ज्यादा प्रचलित है। तो इस बार प्रयाग में ही अभी हो रहा है। या फिर दूसरा देखो हरिद्वार में गंगा के तट पर होता है। तीसरा देखो क्षिप्रा के तट पर उज्जैन में हो सकता है। चौथा गोदावरी के तट पर नासिक में हो सकता है। ऐसी ये 4 जगह हैं जहां पर महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ग्रहों की दिशाओं को देख करके, बेसिकली जुपिटर की दिशा को देख करके पूरे एक ज्योतिष बनती है, उसके आधार पर तय होता है कि कब होगा इस महाकुंभ का आयोजन। तो इस बार जो आयोजन हो रहा है फरवरी के महीने से शुरू होगा, तो वो महाकुंभ आपका प्रयाग में आयोजित होने वाला है 2025 में। क्लियर? क्यों हुआ था? इसकी पौराणिक कथा बहुत जानदार है ना। पता होगा सभी को कि जब समुद्र मंथन होता है तो वहां से जब अमृत निकलता है तो जब देवता और तुम्हारे राक्षस लड़ते हैं और छीना झपटी में ही 2-4 बूंदे, 4 बूंदे जो जमीन पर गिरती हैं, उन 4 जगहों में, वही 4 जगह हैं कौन सी? हरिद्वार, प्रयाग, क्षिप्रा में जो आपकी है उज्जैन, और ये आपका नासिक। इसी जगहों पर ये अमृत गिरता है और यही एक संयोग बनता है। जब ये अमृत जल जो है अमृत में हो जाता है परिवर्तित, तो जो भी होता है नहा लेता है यहाँ पर आकर के, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। क्लियर? जीवन चक्र से मुक्ति मिल जाती है। ये एक पौराणिक कथा है। इस पौराणिक कथा के चलते ही सबसे बड़ा, विश्व का अगर देखा जाए सबसे बड़ा मेला होता है महाकुंभ मेला। कहाँ है? प्रयागराज में है, जहां पर अभी छात्रों का महाकुंभ हुआ था, ठीक। अब नरेंद्र देव कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अब कृषि, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के जो यूनिवर्सिटी बनने जा रही है वो अयोध्या में बनेगी। और नरेंद्र देव नाम तो पता ही होगा, नरेंद्र देव को कहां पर सुना है? नरेंद्र देव अगर नहीं जानते हो तो याद करो, कांग्रेस में ही एक समाजवादी धारा थी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। वहां पर राम मनोहर लोहिया जी जुड़े हुए थे, मीनू मशानी जुड़े हुए थे, उसी में एक व्यक्ति और जुड़े हुए थे, इनका नाम था आचार्य नरेंद्र देव। अब आचार्य तो इनको उपाधि दी गई थी, तो इसलिए आचार्य नरेंद्र देव के रूप में जाने जाते हैं। और यही आचार्य नरेंद्र देव कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या में ये देखो स्थापित की जाएगी। यह विश्वविद्यालय कहां बनेगा? अयोध्या में बनेगा। महात्मा बुद्ध भैया कुशीनगर में है। अब ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। नया डेयरी प्लांट कहां है? मथुरा में इसको स्थापित किया जाएगा। ये अब याद रखना, ये यूपी स्पेशल संबंधी जैसे क्वेश्चन जो आएंगे ना, इन्हीं में से यूपी स्पेशल के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। याद रखना, जिसकी बजट में, सर्वे में चर्चा बहुत की जाएगी, यूपी स्पेशल में भी उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। करंट से जोड़ करके क्वेश्चन आते हैं, तो करंट से जोड़कर जो क्वेश्चन आएंगे यूपी से संबंधित, वो इसी से ही मिल जाएंगे, सारे के सारे इससे मिल जाएंगे, बाहर नहीं जाएगा। बहुत रेयर है स्टैटिक। तो 2 वीडियो देखो यूपी स्पेशल के पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाना, उन 2 से अगर स्टैटिक से बहुत ज्यादा पूछेगा तो उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अब मथुरा में देखो डेयरी प्लांट की स्थापना की जाएगी, और पशु चिकित्सा महाविद्यालय की गोरखपुर व भदोही में। फिर एमएसपी को लेकर के डेटा दिया हुआ है, यहां ध्यान से समझो। मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस के बारे में डिटेल से हमने सीएससीपी के द्वारा कैसे निर्धारण किया जाता है। 22+1 लगभग 23, यानी कि हाँ लगभग क्या, कुल 23 फसलों के लिए एमएसपी का निर्धारण किया जाता है। ये भी हमने घटनासार वाली जब वीडियो की थी बहुत डिटेल से इसको कर लिया था कि एमएसपी जो है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो निर्धारित किया जाता है, वो
किस तरीके से निर्धारण होता है, किसके द्वारा होता है, ये सब जान चुके हैं। अब यहाँ जो है न्यूज वह उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है और दो प्रमुख फसलें हैं उत्तर प्रदेश की, एक गेहूं और धान, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है धान, क्योंकि धान पर प्रमुख फोकस है। तो धान के संदर्भ में जो सामान्य होता है और जो आपका ग्रेड ए प्रकार का धान होता है, ये तो बहुत जरूरी है। इनके जो एमएसपी निर्धारण कितना है, कितना एमएसपी निर्धारित किया गया है। तो गेहूं का जो एमएसपी है 21-25 रुपए है प्रति क्विंटल, क्या है भैया 2125 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं धान का जो है 2183 रुपए प्रति क्विंटल है और ग्रेड ए का कितना है 22-3 रुपए प्रति क्विंटल। तो 21-21 तो है भैया, 21 गेहूं का भी है, 21 जो है धान का भी है, यानी कि 21-25 इधर है, 21-83 इधर है। लेकिन जैसे ही ग्रेड ए धान आ जाएगा तो 22 आ जाएगा, तो 22-3 हो जाएगा। ऐसे भी याद रख सकते हो, क्योंकि क्वालिटी बढ़ गई तो जो आपका एमएसपी है वो भी बढ़ गया सरकार के द्वारा। ठीक, एमएसपी जानते हो ना, इतना मिनिमम तय किया जाता है, इससे नीचे जो है मार्केट में अगर बिक रहा है आके सरकार को बेच दो, गारंटी होती है एक तरीके से किसान को। अब गोरखपुर में क्या हो रहा है, सैनिक स्कूल की स्थापना की जा रही है और आजमगढ़ में संगीत महाविद्यालय की स्थापित, संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थापना हो रही है, आजमगढ़ में हो रही है। वहीं महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थापित हो रहा है, तो वो चित्रकूट में हो रहा है। अयोध्या के मामले में तथ्य ये है कि 22 पॉइंट, देखो ऐसे 22-23 याद है, 22-23 बोले तो 22,23,000 दीप जलाए गए थे पिछले वर्ष। अभी वर्तमान में जो दिवाली पे दीप जले हैं वो 25.12 लाख, यानी कि 25.12 लाख नया रिकॉर्ड फिर से बन गया है। हर बार जो है, हर वर्ष क्या होता है, दिवाली के अवसर पर हर वर्ष जो है ये रिकॉर्ड टूटता है और नया गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बनता है। तो अब बजट के अनुसार पिछले वर्ष का दिया हुआ है तो 22-23 22.23 लाख जो है दीपक जलाए गए, लेकिन इस बार का अगर आपको अपडेट करना है तो इस वर्ष का पूछ दे तो 25 लाख, ये 22 लाख से पहुंच करके कितना पहुंच गया है, 25 लाख दीपक जलाए गए हैं। अगर पॉइंट में नहीं याद आ रहा है तो बस मोटा मोटा फैक्ट याद रखो, मोटा मोटा डेटा याद रखो कम से कम। फिर वनावरण और वृक्षावरण के मामले में हमारा जो देखो उत्तर प्रदेश का जो वन प्लस वृक्षावरण है वो 9% ही है, जिसमें 6 आपका वन है और 2 पॉइंट कुछ समथिंग आपका क्या है, वनावरण है। ठीक, 2.93 के आसपास ये आपका क्या है, वृक्षावरण है। तो ये टोटल 9.223% है और जबकि टारगेट, राज्य का टारगेट क्या है भैया, 2030 तक 15% करना है भैया वन प्लस वृक्षावरण। केंद्र के स्तर पर 33% करना है, ठीक है, वो 24% के आसपास है अभी। क्लियर हो कि नहीं इस डेटा को लेकर के, फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ लेना, फॉरेस्ट रिपोर्ट कराई गई है देखो, उसको अच्छे से कर लेना, और नहीं अगर की है तो यहां समझ लो, देखो उत्तर प्रदेश का जो है 9.23% है, जिसमें से 2030 तक टारगेट क्या है, 15% टारगेट है, इसको अचीव करना है। फिर प्रयागराज में ही बोला गया है कि प्रयागराज में एक राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। अब राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जो है किसके नाम पर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधि विश्वविद्यालय होगा। और इसकी स्थापना के लिए जो चीफ गेस्ट थे, उद्घाटन पूछा जा सकता है, कहीं आप कंफ्यूज मत हो जाना। उद्घाटन जो है इसका किसके द्वारा कराया गया, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इन्होंने उद्घाटन किया। कहां बनने जा रहा है भैया, कहां, उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट है। अब उत्तर प्रदेश की न्यूज है तो उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट है कहां, इलाहाबाद या प्रयागराज में। अब प्रयागराज में ही राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय बनेगा। अब विधि विश्वविद्यालय बनेगा, लेकिन इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, जो हमारे सीजीआई हैं चंद्रचूड़ साहब, चंद्रचूड़ साहब के द्वारा ही इसका उद्घाटन किया गया है। ये जरूर याद कर लेना, ये हो सकता है आपसे गलती कराए किसी तरीके से, कोई और नाम दे करके, ठीक है, प्रधान हो सकता है मुख्यमंत्री जी का नाम दे दे और आपसे गलती करा सकता है। तो विधि विश्वविद्यालय है जो प्रयागराज में स्थापना की जाएगी, जिसकी उसका उद्घाटन जो हमारे सीजीआई है चंद्रचूड़ साहब, इनके द्वारा किया गया है। बजट का यहाँ आकार दिया है, हम पढ़ चुके हैं, 7.36 है, लास्ट ईयर 6.90 था, ग्रोथ 6.7% है। ये डेटा एकदम रट लेना, ये जो डेटा बताया जा रहा है याद कर लेना, कई बार पढ़ोगे, 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। और जरूरी डेटा दिया जा रहा है, फालतू का कचरा दिए नहीं जा रहा है, जो डेटा जरूरी नहीं है वो रखा ही नहीं जा रहा है, इतना ही डेटा याद कर लो। अब जैसे योजनाओं को लेकर के है कि योजनाओं के लिए कितना आवंटन किया गया है, 24,863 करोड़, कितना 24,863 करोड़ योजनाओं के लिए आवंटन किया गया है। अब सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए किस डिपार्टमेंट को भैया पैसा दिया गया है, अब बताओ किसको सबसे ज्यादा पैसा दिया गया है, तो आपको बताना है प्राथमिक शिक्षा को लेकर के सबसे ज्यादा किस विभाग को, जो प्राइमरी एजुकेशन है इसको लेकर के इस डिपार्टमेंट को सबसे ज्यादा पैसा दिया गया है। योजनाओं के लिए आवंटन कितना है, ये डेटा कतई याद कर लेना, 24,863 करोड़ रुपए योजनाओं को आवंटित किया गया है। कुल प्राप्तियां ये भी हम पढ़ चुके हैं, इसमें राजस्व से देखो प्राप्ति 6 लाख प्लस है, पूंजीगत ये है, तो इसीलिए राजस्व जो है रेवेन्यू सरप्लस का हमारा बजट था, ये समझा था। और राजस्व में भी रेवेन्यू सबसे ज्यादा प्राप्त कहां से होता है, कर से होता है। वैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार को है चाहे केंद्र सरकार का है, सबसे ज्यादा कर राजस्व से प्राप्त होता है, ठीक है। व्यय में देखो, व्यय में सबसे ज्यादा व्यय कहां पर हो रहा है, बताया विभाग कौन सा है, प्राथमिक शिक्षा,
जो प्राइमरी एजुकेशन है इस डिपार्टमेंट को सबसे ज्यादा पैसा राज्य सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। पूछे विभाग के स्तर पर, अब क्रम तो नहीं याद रहेगा, कम से कम ये तो याद रखो कि सबसे ज्यादा किसको पैसा दिया जा रहा है। दूसरा है कि भैया जो व्यय हो रहा है पैसा कहां जाता है, पैसा कहां आता है, पैसा कहां जाता है, तो सब समझ रहे हो कि नहीं। पैसा सबसे ज्यादा कहां से आता है, तो कर राजस्व के रूप में पैसा आ रहा है। और सबसे ज्यादा पैसा कहां जा रहा है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में सबसे ज्यादा पैसा जा रहा है। क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार कम कर रही है, और वैसे तो ज्यादा कर रही है लेकिन रेवेन्यू इनकम की तुलना में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम है। तो अब ये क्या है, सबसे ज्यादा अगर पैसा खर्च कहां कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। कुल जो खर्चा है 100 मान लीजिए कुल खर्चा है, उसमें से 21 रुपया कहां खर्च कर रही है, यूपी गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। और ये बेहतर होता है, ये सबसे अच्छा होता है। अगर कैपिटल पे कोई भी सरकार खर्च करती है तो एक तरीके से एसेट क्रिएशन कर रही है अपने लिए, आगे के समय में बहुत तेजी से वहां की अर्थव्यवस्था भागेगी, ठीक है, बहुत तेजी से दौड़ेगी। क्योंकि रेवेन्यू में जो खर्च होता है उससे कोई एसेट क्रिएशन नहीं होता है, लेकिन कैपिटल में जो खर्च होता है यहां से बेहतरीन एसेट का क्रिएशन हो रहा है। अब यहां पर भी व्यय में राजस्व पर 5 लाख के आसपास था और पूंजीगत पर 2 लाख। ये मोटा मोटा आपको समझाने के लिए केवल बताया गया है, जो डेटा जरूरी है वो डेटा आपको समझा दिया गया है। फिजिकल डेफिसिट देखो दिया हुआ है 3.46% है। यहां जानो बताया, पहले ही बताया गया कि जो आइडियल होता है 3.5% होता है राजकोषीय घाटा। किसी भी सरकार का जो घाटा होता है, यानी कि उसकी जो इनकम है और व्यय, इनके बीच में अंतर जो भी हो, और जो घाटा रहना चाहिए वो 3.5 से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार का फिजिकल डेफिसिट राजकोषीय घाटा कितना है, 3.46% है, यानी कि 3.5 की जो एक डेडलाइन है उसके अंदर ही है। वहीं जब केंद्र का कितना है भैया, 4.9 है, वो डेडलाइन के बाहर निकल गया है। और यदि रुपए के आधार पर पूछा जाए आपसे, क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ है, ये पिछली बार के क्वेश्चन में सीधा पूछा था कि राजकोषीय घाटा इतना, एक स्टेटमेंट दिया हुआ था, तो ये तो याद ही कर लेना है, 86,530 करोड़ रुपए। कितना, 86,530 करोड़ रुपए। 7.36 लाख करोड़ जो बजट है उसमें से राजकोषीय घाटा कितना है, 86,530 करोड़ रुपए, ये राजकोषीय घाटा है। मतलब ये सरकार जो है इनकम नहीं हो पाती है, ये बारोइंग आदि के माध्यम से राज्य की सरकार इतनी उगाही करती है, क्योंकि खर्चा तो 7.3 लाख करोड़ करना ही है। तो इसीलिए ये फिजिकल डेफिसिट आ जाता है। अगर परसेंटेज में कोई पूछे तो 3.46%, अगर रुपए में कोई पूछे तो 86,530 करोड़ रुपए। क्लियर, ये सारा डेटा था जो यूपी बजट से संबंधित था। अब कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है कि यूपी बजट से संबंधित जो आंकड़े थे वो समझ में आ गए, और इसी की पीडीएफ मिल जाएगी। ये जितने महत्वपूर्ण डेटा हो सकता है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। सारे जो फैक्ट्स हो सकते हैं एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, 2 से 3 प्रश्न जरूर देखो मिलेगा यहाँ से, श्योर बात है मिलेगा। यूपी से संबंधित क्वेश्चंस की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है, और बढ़ने के संदर्भ में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। इस 1 घंटे की वीडियो में अच्छे से देखना है, एक बार नहीं उसको 2-3 बार कम से कम देख लेना है, ताकि जो फैक्ट्स हैं, बहुत ज्यादा फैक्चुअल चीजें होती हैं इकोनॉमिक्स में, ये सारी आपकी क्लियर हो जाए। ठीक, चलो फिर आगे खत्म करते हैं इसको। अब साइंस वाला जो पार्ट है उस साइंस वाले पोर्शन को भी हम कंप्लीट कर लेंगे जल्दी ही, ठीक है। अब बढ़िया से रिवीजन करना है, लास्ट के 30 दिन बिल्कुल भूल जाओ सारी चीजें, और बस केवल रिवीजन पर फोकस करो, और आराम से पढ़ो, टेंशन फ्री होकर के पढ़ो। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, तनाव नहीं लेना है कि भाई साहब 2 घंटे में जो प्रोडक्टिविटी बन सकती थी, तनाव के चक्कर में वो 8 घंटे पढ़ के भी नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसीलिए टेंशन फ्री पढ़ना है, प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ना है। जो हमने पढ़ लिया है उस पर भरोसा रखना है। याद रखना जो हम लोगों ने पढ़ा है ना, उसमें घटना चक्र और कोई भी आप रेफरेंस बुक जो भी पढ़ते हो, जैसे इतिहास में आप पढ़ते हो, स्पेक्ट्रम पढ़ते हो, वो या फिर कोई भी आप बुक पढ़ते हो, उसका क्रक्ष ही है अपने पास में, जो जो डेटा है, जो नोट्स हैं अपने, वो उसका क्रक्ष ही है। आप उस बुक को पढ़ लेना अगर पढ़ चुके हो, फिर अपने नोट्स पढ़ना, तो रिवीजन लगेगा आपको। अब जब आपने हम लोगों ने साथ में किया हुआ है तो बस उसी को रिवीजन करना है, उस पर भरोसा रखना है। इतना भरोसा रखना है कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत घुमा फिरा कर बाहर पूछा जाएगा तो एलिमिनेशन के माध्यम से आपकी पकड़ में रहेगा, आपकी रेंज में रहेगा, ठीक है। चलो फिर वीडियो खत्म करते हैं। अपना रिस्पांस फीडबैक जरूर दिया करो, ताकि ये पता चले भाई जो मेहनत की जा रही है ठीक है, डायरेक्शन ठीक है उसकी या नहीं, ठीक है। धन्यवाद।